तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन क्या है? आप लोगों को पहले से ही पता होगा कि किसी भी लाइन या लाइन सेगमेंट को कैसे आइडेंटिफाई करना है। तो क्या आप ये भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन कौन सा लाइन सेगमेंट एंड एंगल्स बनाया गया है नीचे दिए गए फिगर में? ये फिगर जो दिया गया है यहाँ पे, ये कौन सी लाइन है, ये कौन सी लाइन है, ये और ये कौन सी लाइन है, इन सब की नाम क्या है? तो इसे हम बोलते हैं लाइन सेगमेंट, क्योंकि इसके पास दो टर्मिनेटिंग पॉइंट है, दो एंड पॉइंट है। ये इधर भी नहीं बढ़ सकता है, इधर में नहीं एक्सटेंड हो सकता। बट ये इसको बोलेंगे हम रे, क्योंकि ये इसके पास एक टर्मिनेटिंग पॉइंट है और एक एक्सटेंडेड पॉइंट है। मतलब कि यहाँ से ये एक्सटेंड कर सकता है, आगे बढ़ सकता है, इंफिनिटी तक जा सकता है। और इसे बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे इसे? रे। इसे बोलेंगे रे, RAY रे। और इसे मैं बोलूंगा लाइन सेगमेंट। तो लाइन सेगमेंट मैं ऐसा करता हूं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए, और और इसे भी एक तरफ से रे ही बोलेंगे, क्योंकि ये भी इस तरफ भी एक्सटेंड कर सकता है और पीछे की तरफ भी एक्सटेंड कर सकता है। तो ये समझ में आ गया होगा। क्या आप कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जानते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मतलब होता है कोई भी दो एंगल हो और उन दोनों का सम अगर 90 डिग्री हमें मिले तो उसे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। यहाँ पे मैं शो नहीं किया हूँ ये एंगल कितना है, लेकिन मैं शो कर देता हूँ। ये मान लीजिए ये एंगल 30 डिग्री है, ओके। और ये एंगल जो है ये 60 डिग्री है। तो ये 30 डिग्री है और ये 60 डिग्री है। तो अगर मैं इन दोनों को सम करूं तो मुझे क्या मिलेंगे? 60 प्लस 30 90 डिग्री। वैसे ही मान लेता हूं कि ये एंगल मेरे पास 45 डिग्री है, 40 डिग्री मैं मान लेता हूं। और ये एंगल मैं मान लेता हूं 50 डिग्री है। तो अगर मैं इन दोनों को सम करूं तो भी मुझे 90 डिग्री आ रहा है। इसका मतलब इसे हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोल सकते हैं। अगर हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोल सकते हैं तो तो हम इसको क्या के लिए बोलेंगे? इसको सिंगल में क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे हम कॉम्प्लीमेंट ऑफ दिस एंगल, या इसे हम बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ दिस एंगल। जब कॉम्प्लीमेंट दो एंगल आपस में कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन शो करता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल एक कॉम्प्लीमेंट्री मतलब एक रिलेशन शो कर रहा है, क्योंकि जब भी हम दो एंगल को ऐड करेंगे तो 90 डिग्री हमें मिलेंगे। तो अगर ये रिलेशन शो कर रहे हैं दोनों एंगल, तो सेटिस्फाई कर रहे हैं सभी कंडीशन, तो हम क्या बोलेंगे इन दोनों को? इसको बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ दिस एंगल और इसको बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ दिस एंगल, यानी कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच अदर बोलेंगे। अगर इसको मुझे बोलना है, डिफाइन करना होगा कॉम्प्लीमेंट में, तो मैं बोलूंगा कॉम्प्लीमेंट ऑफ दिस एंगल। और इसको अगर डिफाइन करना होगा तो मैं बोलूंगा कॉम्प्लीमेंट ऑफ दिस एंगल। तो समझ में आया होगा। यहाँ तक मैं ऐसा करता हूँ कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मैं ये 40 डिग्री है, 40 डिग्री लिया हूँ और यहाँ पे 50 डिग्री है। तो यहाँ पे भी हम ऐड करेंगे तो क्या हमें 90 डिग्री मिलेंगी? यस, मिलेंगी। तो यहाँ पे भी हमें 90 डिग्री मिल रहा है, इसका मतलब ये भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। इसका इन दोनों का रिलेशन जो है वो भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। तो जब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल यहाँ भी है तो इसे भी हम कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच अदर बोल सकते हैं। इसे बोल सकते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ दिस एंगल और इसे बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ दिस एंगल। तो ये मैं ऐसा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर नहीं आया होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगले टॉपिक की ओर, सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल क्या है? सप्लीमेंट्री एंगल जस्ट लाइक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। जैसे वहां पे क्या है कि दो एंगल का जो सम है, जो दो एंगल को मेजर कर रहे हैं और उसके बाद उसका सम जो है वो 90 डिग्री आता है। यहाँ पे दो एंगल को मेजर कर रहे हैं और उसके बाद हम सम करेंगे तो यहाँ पे 180 डिग्री आएंगे। जब 180 डिग्री आएगा तो ये दोनों का जो दोनों एंगल का जो रिलेशन है उसे सप्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। जब ये कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा सप्लीमेंट्री एंगल का, तो एक दूसरे को मैं, जैसे वहां पर मैं बोलता था कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच अदर, यहाँ पर मैं बोलूंगा सप्लीमेंट ऑफ अदर्स। जैसे यहाँ पे देखिए,
ये एंगल मान लेते हैं मेरे पास 80 डिग्री है, और ये एंगल मेरे पास 120 डिग्री है। 120 डिग्री, ये एंगल 80 डिग्री है, ये एंगल 60 डिग्री है, ये एंगल 60 डिग्री है, ये एंगल 60 डिग्री है, करेक्ट। ये 120 डिग्री। अगर मैं इन दोनों एंगल को ऐड करता हूं तो मुझे क्या मिलेंगे, 180 डिग्री। सो सप्लीमेंट्री एंगल का जो कंडीशन है सेटिस्फाई कर रहा है। जब सप्लीमेंट्री एंगल का कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है तो ये इन दोनों को हम सप्लीमेंट ऑफ अदर्स बोल सकते हैं। ऐसे इसे क्या बोलेंगे, सप्लीमेंट ऑफ दिस एंगल, इसे क्या बोलेंगे, सप्लीमेंट ऑफ दिस एंगल। तो ऐसा है, और जस्ट लाइक यहाँ पे भी ऐसे ही है। अगर मान लेते हैं ये 30 डिग्री है और ये 150 डिग्री है, तो यहाँ पर हम देखें, यहाँ पर मैं देखूं तो यहाँ पे भी अगर ऐड करें दोनों एंगल को तो हमें क्या मिलते हैं, 180 डिग्री। इसका मतलब ये सप्लीमेंट्री एंगल का रिलेशन सेटिस्फाई कर रहा है। अगर सप्लीमेंट्री एंगल का रिलेशन सेटिस्फाई कर रहा है तो मैं क्या बोलूंगा, इसको सप्लीमेंट ऑफ दिस एंगल, और इसको क्या बोलूंगा, सप्लीमेंट ऑफ दिस एंगल। यहाँ पे भी क्लियर हो गया होगा। तो चलो अगले अगले टॉपिक की, एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल बहुत ही इंटरेस्टिंग चीजें हैं। यहाँ पे मैं आप लोगों को एक एग्जांपल की मदद से बता रहा हूँ, बुक की मदद से। यहाँ पर आप देख रहे होंगे दोनों बुक, एक बुक है जो खुला हुआ है। तो यहाँ पे देखिए ये एंगल, इसको मैं ए मानता हूँ और इसको मैं बी मानता हूँ। इसी के अनुसार मैं यहाँ पर नोट्स भी लिखा हूँ, ए एंड बी। इसको कैपिटल में मैं लिखा हूँ तो मैं कैपिटल में यहाँ पे भी लिख सकता हूँ। इसको मैं, सॉरी, इसको मैं ए लेता हूँ और इसे मैं बी लेता हूँ। तो यहाँ पे देखिए कि कभी भी आप बुक को खोलें, अगर उसको मिडिल पेज को ऊपर रखें, वर्टिकल रखें और बुक को खोले रखें, तो वहां पे दो एंगल बनते हैं, ऐसे एक एंगल और एक ऐसे एंगल। इन दोनों एंगल एक दूसरे के आमने यानी करीब होते हैं, एक दूसरे के करीब होते हैं। तो ऐसे एंगल को एडजेसेंट एंगल बोलते हैं हम लोग, जैसा कि फिगर में शो किया गया है। इसके पास एडजेसेंट एंगल को सेटिस्फाई करने के लिए क्या होना चाहिए, एक कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए दोनों एंगल के बीच में एक कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए, और एक कॉमन आर्म होना चाहिए। कॉमन आर्म मीन्स कॉमन साइड होना चाहिए। और तीसरा चीज क्या होना चाहिए, द नॉन कॉमन आर्म्स आर ऑन द आइदर साइड ऑफ द कॉमन आर्म। जो जो आर्म कॉमन नहीं है उन दोनों में, वो एक दूसरे के अपोजिट होना चाहिए, यानी जो कॉमन आर्म है उसके एक अपोजिट होना चाहिए। तो ये यहाँ पे देख रहे हैं, हैज ए कॉमन वर्टेक्स, ये वर्टेक्स है, ये वर्टेक्स है, तो ये सेटिस्फाई कर रहा है। हैज ए कॉमन आर्म, ये आर्म है, तो ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। और जो नॉन कॉमन आर्म है, ये नॉन कॉमन आर्म है, ये भी नॉन कॉमन है, ये कॉमन आर्म के अपोजिट है, तो ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। सो ये एडजेसेंट एंगल हो सकता है ए। तो एडजेसेंट एंगल को क्या बोलेंगे, एंगल ए एंड एंगल को ध्यान रखिए ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, एंगल बी, ये दोनों एडजेसेंट एंगल हैं। एडजेसेंट एंगल, मैं एल डी जेड ही लिख रहा हूँ। चलिए अगले टॉपिक की ओर पढ़ते हैं, लिनियर पेयर। लिनियर पेयर क्या है, लिनियर पेयर में अगर मान लें एक लाइन सेगमेंट है, लाइन सेगमेंट या लाइन रे मान लेते हैं, लाइन सेगमेंट है, वहां पे एक और लाइन को मैं या एक और रे को मैं ला करके ऐसे वर्टिकल या डिक्लाइन कहीं इंक्लाइन लाइन या मैं रख देता हूँ ऐसे, तो ये पूरा एंगल क्या होता है, अगर मैं इसको हटा देता हूँ, मान लीजिए मैं यहाँ पे केवल ऐसे लिखता हूँ, तो ये पूरा एंगल क्या होता है, 180 डिग्री। क्योंकि ऑपोजिट है, ये इधर जा रहा है और ये इधर जा रहा है, डायरेक्शन अलग अलग है, तो ये 180 डिग्री, यानी एक दूसरे के अलग अलग डायरेक्शन में, तो ये 180 डिग्री होता है। अगर मैं यहाँ पे एक लाइन रख दूँ, यहाँ पे मैं एक लाइन रख दूँ, क्या
इसका सम और इसका सम, ये भी 180 डिग्री होगा, बिल्कुल होगी। तो यहाँ पे सेम वही है। यहाँ पे अगर मान लेते हैं ये एंगल ए है और ये एंगल बी है, तो अगर पूरा ये 180 डिग्री है तो यहाँ पे भी हम ऐड करेंगे तो 180 डिग्री यहाँ चाहिए। तो एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू 180 डिग्री। इसी रिलेशन को हम बोलते हैं लीनियर पेयर। इसी रिलेशन को हम क्या बोलते हैं? लीनियर पेयर। Linear pair is a pair of adjacent angle whose non-common sides are opposite। तो यहाँ पे देख लीजिए, नॉन कॉमन साइड है, ये अपोजिट है, ये अपोजिट है, और ये कॉमन आर्म दोनों में, दोनों एंगल में। तो ये एंगल लीनियर पेयर का कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। और वैसे ही यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये अपोजिट साइड है लेकिन थोड़ा इंक्लाइन नहीं है, इंक्लाइन है ऊपर की ओर, और ये सीधा है यानी स्ट्रेट है इधर की ओर। तो अपोजिट साइड तो है ही, और कॉमन आर्म भी है, और ये नॉन कॉमन आर्म है, दोनों अपोजिट साइड है ही। तो इसका भी ये जो सम है ये कितना आ सकता है? ये सम कितना आ सकता है? तो ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये कितना भी हो सकता है। मान लेते हैं हम डी ले लें और सी ले लें। तो एंगल डी प्लस एंगल सी इक्वल टू ए कितना भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे हम ये नहीं देख रहे हैं कि ये एंगल कितना है, कितना मेजर किया गया है, ये हम नहीं देखते। नहीं तो ऐसे हम लिख सकते हैं, ऐसे। इसको मैं ई में लिख लेता हूँ। अगर मैं सभी को ऐड करूं, एंगल ई प्लस एंगल डी प्लस एंगल सी, इसका कितना वैल्यू होगा? 180 डिग्री। तो 180 डिग्री होता है, ये क्या लीनियर पेयर होंगे? यस, बिल्कुल होंगे। तो ऐसा है। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं। वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल ऐसा है कि आप देखिए यहाँ पे जो भी एंगल है उसका जो जस्ट अपोजिट है वो इक्वल होता है, वही वर्टिकली अपोजिट कहा जाता है। मान लें कि कभी भी यहाँ पे लिखा हुआ है, कभी भी दो लाइन इंटरसेक्ट करते हैं एक दूसरे से, दो लाइन या कितने भी लाइन इंटरसेक्ट करते हैं, अगर इंटरसेक्ट करते हैं तो उनके बीच में जो अपोजिट एंगल है एक दूसरे का, इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के बगल में, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से बना हुआ जो एंगल अगर एक दूसरे से अपोजिट है तो उसे हम बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है? ये है, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, और ये एंगल, ये इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यही है दोनों का, और ये भी एंगल, इसका भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यही है। दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो सेम है। जब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सेम है और दोनों एक दूसरे से अपोजिट हैं तो इसे हम बोलेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल। इसे हम क्या बोलेंगे? वर्टिकली अपोजिट एंगल। अगर यहाँ पर मैं देखूं तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सेम है और ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सेम है, तो इसे हम क्या बोलेंगे? वर्टिकली अपोजिट एंगल। सेम वैसे ही यहाँ पे मान ले एक सीजर मैं खोल रहा हूँ, तो सीजर को खोल रहा हूँ तो सीजर में जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा ये होगा, और ये एक लाइन सेगमेंट होगी, ये भी एक लाइन सेगमेंट होगी। अगर यहाँ पर मैं देखूँ तो ये एंगल, यहाँ पे मैं देखूँ तो ये एंगल क्या है? वर्टिकली अपोजिट होंगे? यस, बिल्कुल होंगे। वर्टिकली अपोजिट एंगल हमेशा बराबर होते हैं, इक्वल होते हैं। जैसे यहाँ पे एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, एंगल सी इक्वल टू एंगल डी, मैं लिख सकता हूं क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल हमेशा इक्वल ही होते हैं। तो चलिए अगले टॉपिक की ओर चलते हैं। पेयर्स ऑफ लाइन। पेयर्स ऑफ लाइन क्या है? अगर मान लें दो या दो से ज्यादा लाइन एक दूसरे के ऊपर पास कर रहे हैं तो वहां पे एक कॉमन पॉइंट जरूर होंगे। करेक्ट। एक बार पास कर रहे हैं, दो बार नहीं, एक बार पास कर रहे हैं अगर स्ट्रेट लाइन, तो कॉमन पॉइंट जरूर होंगे। अगर कॉमन पॉइंट जरूर है तो उस कॉमन पॉइंट को हम लोग बोलते हैं इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बोलते हैं। और जितने भी लाइन एक दूसरे से पास कर रहे हैं उसे बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे एक लाइन, ये एक दूसरा लाइन,
ये बिल्कुल रे है, लेकिन ये लाइन भी हम बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। यहाँ पे भी एक लाइन सेगमेंट, तीनों किस पॉइंट से पास कर रहे हैं एक दूसरे के ऊपर? पॉइंटों से। क्या ये कॉमन पॉइंट है? बिल्कुल है। क्या इसे हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बोल सकते हैं? बिल्कुल बोल सकते हैं। क्या हम यहाँ पर वर्टिकली अपोजिट एंगल इसे ए बोल सकते हैं और इसे बी बोल सकते हैं? क्या इक्वल हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। तो फाइनली हम लोग क्या समझे यहाँ पे कि कोई भी दो या दो से अधिक लाइन अगर एक दूसरे के ऊपर पास कर रहे हैं और उनके एक ही कॉमन पॉइंट है, तो उस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अगर एक ही कॉमन पॉइंट है तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, और उन लाइंस को हम लोग बोलते हैं लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो चलिए अगले टॉपिक की ओर चलते हैं। यहाँ पे ट्रांसवर्सल लाइन। ट्रांसवर्सल लाइन क्या होती है? अगर आप लोगों ने देखा होगा कि कहीं भी रेलवे ट्रैक हो, अगर उसे क्रॉस करने के लिए कोई ब्रिज बनाया जाता है, तो मान लेते हैं रेलवे ट्रैक का जो डिस्टेंस बिटवीन, अगर दो रेलवे लाइन है, दो ट्रैक है, कहीं भी ट्रैक बनती है तो दो पटरियां होती है, तो दो पटरी के बीच में वो दो पटरी एक दूसरे के गैप को कभी खत्म नहीं करती, वो गैप हमेशा सेम ही रहता है जहां तक भी जाए। तो सेम ही रहता है, तो और गैप गैप के जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन द गैप, वो हमेशा इक्वल रहता है, तो उसे हम पैरेलल लाइन बोलते हैं। अगर वहां पे आप लोगों ने देखा होगा कहीं कहीं पटरी के ऊपर ब्रिज बनाया जाता है, कहीं कहीं क्रॉसिंग बनाया जाता है रोड का, तो जो क्रॉसिंग है उसे ट्रांसवर्सल लाइंस का तरीका से बनाया गया है, या वहां से हम ट्रांसवर्सल लाइन का तरीका लगा सीख सकते हैं। तो क्रॉसिंग की तरह यहाँ पे भी ट्रांसवर्सल लाइन है। अगर मान लीजिए ये दोनों पैरेलल लाइन नहीं है, क्योंकि यहाँ का जो डिस्टेंस और यहाँ का जो डिस्टेंस है डिफरेंट है, इसलिए पैरेलल लाइन नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो ये क्रॉस कर रहा है, इसको हम एक ट्रांसवर्सल लाइन बोल सकते हैं, लेकिन इस केस में नहीं, क्योंकि ये पैरेलल लाइन नहीं, पैरेलल लाइन क्रॉस नहीं कर रहा है। और यहाँ पे ये पैरेलल लाइन है, ये एल और ये एम, ये पैरेलल लाइन को क्रॉस कर रहा है, इसको मैं बोल सकता हूँ पी। तो यहाँ पर हम पी को ट्रांसवर्सल लाइन बोल सकते हैं, क्योंकि ये पैरेलल लाइन को क्रॉस कर रहा है। क्योंकि ये मान लीजिए ट्रेन की पटरी है, उसे क्रॉस कर रहा है, और उसे क्रॉस कर रहा है तो इसे बोलेंगे ट्रांसवर्सल लाइन। तो यहाँ पे ये एंगल भी होते हैं, ये एंगल 1, ये एंगल 2, ये एंगल 3, ये एंगल 4। सिमिलरली यहाँ पे भी एंगल होता है। चलिए अगले टॉपिक, एंगल्स मेड बाय ए ट्रांसवर्सल। सेम वही मैं बता रहा था अभी अभी मैं वही बोल रहा था ना। यहाँ पे एंगल्स देखिए, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी, एंगल ई, एंगल एफ, एंगल जी, एंगल एच। इन आठों एंगल के बीच में जो रिलेशन है वो क्या होंगे? तो अगर यहाँ पर देखिए क्रॉसपॉन्डिंग एंगल नाम दिया गया है, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल। क्रॉसपॉन्डिंग एंगल का मतलब कि एक दूसरे के जस्ट अपोजिट। अगर मान लें कि ये लाइन सेगमेंट है और इसका देखिए ये एक लाइन सेगमेंट है, लीनियर पे सेटिस्फाई कर रहा है यहाँ पे, करेक्ट। तो यहाँ पे देखिए ए, ये बी है, ये है और ये बी है। तो अगर देखें ऊपर में, तो ये ए जिस साइड है, इसी साइड यहाँ पर देखें तो ई जिस साइड है, दोनों बराबर है। अगर यहाँ पर देखें डी जिस साइड है और एच जिस साइड है, वही एक ही साइड है, ये नीचे है इस लाइन के, तो ये भी इस लाइन के नीचे ही है, तो डी एच बराबर है, तो क्रॉसपॉन्डिंग एंगल हुआ कि नहीं? तो ऐसे इसी को कोरस्पॉन्डिंग एंगल प्रॉपर्टी बोलते हैं, एक प्रॉपर्टी की तरह ये इक्वल होते हैं। वैसे ही अल्टरनेट इंटीरियर एंगल जैसे सी एफ, ये दोनों जस्ट एक दूसरे के अल्टरनेट, अल्टरनेट मतलब एक दूसरे के ऑपोजिट, अपोजिट है कि नहीं? सी एफ ई डी अल्टरनेट है, जिसे हम बोलते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। सो ई इक्वल टू डी और सी इक्वल टू एफ। अगर हम आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल हुआ है। अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल क्या होती है कि आप देखिए यहाँ पे एंगल ए है और यहाँ पे एंगल एच है, तो अगर जैसे हम इंटीरियर को ले रहे थे वैसे ही हम एक्सटीरियर को लेंगे, तो ए इक्वल टू एच या बी इक्वल टू जी इक्वल टू बी, सॉरी जी इक्वल टू बी, तो इसे हम अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल बोलते हैं।
तो आप लोग थोड़ा सा इसे प्रैक्टिस करिए और ये समझ में बिल्कुल आएगा। मैं ऐसा करता हूँ कि आप समझ सकते हैं इसे। ट्रांसवर्सल बाय अ पैरेलल लाइन, यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि दे आर द लाइंस दैट डू नॉट मीट एनीवेयर ऑन द प्लेन। बिल्कुल, मैं बोला कि रेलवे की पटरी जो है, रेलवे लाइन की जो पटरी है, अगर वो कभी उन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस वो हमेशा सेम होता है, वो कभी एक दूसरे से मिलती नहीं है, तो उसे हम पैरेलल लाइन बोलते हैं। और वहां पे जो क्रॉसिंग होती है रोड की, उसे हम बोलते हैं ट्रांसवर्सल लाइन। तो सेम वही यहाँ पर बताने की कोशिश कर रहा है। जैसे ये दोनों मान ले रेलवे क्रॉसिंग है, एल और ये है एन, करेक्ट। यहाँ पे ये ट्रांसवर्सल लाइन है। तो ये जो जो कंडीशन, जो जो प्रॉपर्टी है इसका, उसे याद रखिए, क्योंकि उसके ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं। आइदर ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो या बोर्ड एग्जाम या सीबीएसई का बोर्ड हो, कहीं कहीं का स्टेट बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड हो, कहीं भी आ सकता है। चलिए आज के लिए इतना ही, और अगले हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर। नेक्स्ट चैप्टर जो हमारा है वो है द ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज। तो थैंक यू वेरी मच।